नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप उनसे जुड़े हुए अपने सवाल हम तक पहुंचा सके और हमारे विशेषज्ञ देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब, वो भी लाइव एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। जी हाँ, एक लाइव फ़ोन कार्यक्रम है ये जहाँ आप अपने सवाल फ़ोन के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं और तुरंत लाइव उनके जवाब भी मिलते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। तो आज का हमारा विषय है किसान उत्पादक संगठन और साथ ही हम बात करेंगे नींबू फसल की देखरेख के बारे में। और इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर हैं, टोल फ्री नंबर, जिन पर आप हमें कॉल करें। नंबर नोट कर लें, 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और आज के इन विषयों से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, आशंकाएं हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे आपके सवालों के लिए, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सिंह जी हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप उप कृषि विपणन सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर महेश चौधरी। डॉक्टर चौधरी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया सीकर, राजस्थान से। और आज हम डॉक्टर सिंह से समझने की कोशिश करेंगे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में। और साथ ही डॉक्टर चौधरी हमें बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप नींबू का बाग लगाना चाहते हैं तो ये उचित समय है, कैसे नींबू की देखभाल करें, देखरेख करें ताकि अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो सके। तो दोनों ही विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे ये आपके लिए है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सिंह से सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। डॉक्टर सिंह, किसान उत्पादक संगठन, इसे हम सरल भाषा में किस तरीके से समझें? शुरुआत में ही बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये है किसान उत्पादक संगठन जो है संघीय शक्ति और सहकार के सिद्धांत पर बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 86% से अधिक किसान मझोले हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। उनको चाहे तकनीक के बारे में हो, चाहे उत्पादन के जो आदान होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, उनको वो क्वालिटी इनपुट्स नहीं लगा पाते हैं। और जब मार्केट करने की बात आती है तो छोटे छोटे लाट्स को वो बेच नहीं पाते हैं क्योंकि वो ना मार्केट पाते हैं, ना ही बार्गेन करने के लिए उनके पास शक्ति होती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था लाई कि किसानों का, कई सारे किसानों का एक समूह बना दिया जाए और समूह बना करके वो पूरे वैल्यू चेन पर खेती भी करें, अच्छी तकनीक भी अपनाएं और अपनी उपज को अच्छे से तरीके से अच्छी उपज अच्छे प्राइस पर इसको बेचे भी। इस सिद्धांत के तहत ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि सहकारिता का भी इसमें अंश है और संगठन से शक्ति की जो हम अक्सर बात करते हैं कि जब आप संगठित होते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। तो किसान कैसे संगठन से अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सकते हैं, खेती किसानी में और लाभ ले सकते हैं और नई तकनीक तक वो अपनी पहुंच बना सकते हैं, बाजार में मोल भाव करने की ताकत भी प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है एफपीओ के माध्यम से। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे तमाम उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित कीमतों में मिल जाते हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 एफपीओ बनाए जाने हैं। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को मदद दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ बनाने में सहयोग करेंगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में निवेश को बढ़ाया जा सके।
एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त और उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके। तो बिल्कुल अभी आपने एफपीओ पर हमारी रिपोर्ट देखी और देखिए ख़ास बात ये भी है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर ख़ास ध्यान रखा गया है कि महिलाओं की संख्या इस एफपीओ में ज़्यादा हो और कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ करके इसे हम देख सकते हैं महिला किसान जो हैं वो और आत्मनिर्भर हो, इस बात का ध्यान एफपीओ में भी रखा गया है। आइए बात करते हैं जो हमारा आज का दूसरा विषय है, नींबू की बात कर लेते हैं। और नींबू की अगर हम बात करें तो गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे नींबू इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए नींबू की क्या उपयोगिता है, क्या भागीदारी है, ये जानते हैं डॉक्टर चौधरी से। डॉक्टर चौधरी, जैसे कि हमने कहा कि नींबू की जब बात आती है तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी दवा गर्मियों में नींबू ही है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी है नींबू। जी, जब भी, क्योंकि हमारा सभी का लक्ष्य है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तो नींबू की फसल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। जैसे हम बात करें कि नींबू का फल आकर्षक ही नहीं बल्कि पौष्टिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व रखता है। ये विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, इन ढेर सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जिनका ये धनी होता है और इसी कारण से जो नींबू की जो मांग होती है वो 12 महीने रहती है। नींबू का स्क्वेश हम बनाते हैं, कोडियल, इसके अलावा भी सौंदर्य प्रसाधक जो उत्पाद हैं उसमें भी इनकी जो छिलका है वो काफ़ी उपयोग में आता है। साथ ही हम इसके बात करते हैं क्योंकि जो भी जो सब्जी हम बनाते हैं बिना नींबू के वो काफ़ी अधूरी सी रहती है। तो जो नींबू में क्योंकि आजकल काफ़ी उन्नतशील प्रजातियाँ विकसित हो गई है, सघन बागवानी का जो दूसरी फसलों की तरह हम सघन बागवानी के बगीचे लगा के भी नींबू से अच्छी आमदनी ले रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में तो हमारे किसान भाई नींबू की फसल को 100 से 200 रुपए प्रति किलो के भाव से भी बेच रहे हैं। तो नींबू में बस ज़रूरी होता है कि हम इसके समसामयिक जो कार्य हैं, हम नींबू की फसल को हम सही ढंग से कैसे ले सकते हैं, इसमें कीट बीमारियों का प्रबंधन हम यदि सही ढंग से करें तो किसान भाई इससे अन्य फसलें जो अपनी फलदार फसलें हैं उनकी तुलना में इससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये आर्थिक और जो अपना पोषक वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो पोषक वैल्यू के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी फसल मानी जाती है। जी बिल्कुल, तो पोषण के लिए भी काफ़ी अच्छी फसल है, आर्थिक लिहाज से भी बहुत ख़ास है। और जैसे कि हमें डॉक्टर चौधरी बता रहे हैं कि नींबू की उपयोगिता पूरे साल भर रहती है, किसी न किसी रूप में हम नींबू को अपने भोजन में शामिल ज़रूर करते हैं। और देखिए क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है तो ऐसे में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी इसका अहम योगदान है। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। फसल की अच्छी पैदावार के लिए उचित देखरेख जरूरी है। जिन किसानों ने नींबू की फसल लगा रखी है वो नींबू का उचित प्रबंधन करके और बाग में समसामयिक कृषि कार्य करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नींबू के 1 साल के पौधे में 25 ग्राम नाइट्रोजन और 25 ग्राम पोटाश की मात्रा को हर साल इस अनुपात में बढ़ाते रहें। ये 10 सालों में बढ़कर या उससे ज्यादा उम्र के पौधों के लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन और पोटाश हो जाएगी। इसका उपयोग इस महीने या फल लगने के 2 महीने बाद करें। नींबू की फसल में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका भी रहती है। माहों के हमले से मुलायम शाखाओं पर आने वाली पत्तियों और टहनियों का मुड़ना शुरू हो जाता है। वहीं लीफ माइनर के हमले से पत्तियों में सफेद रंग की सांप जैसी आकृति की रेखाएं बनने लगती हैं। नींबू में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। नींबू में कैंकर रोग होने पर और फलों पर भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और शाखाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। किसान सभी रोगों से नींबू की फसल को बचाने के लिए समय पर उचित उपाय करें। रोगों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही नींबू के बाग में समय समय पर निगरानी भी करते रहें। तो अब
अभी आपने नींबू पर देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। अगर आपके कोई सवाल हैं नींबू से जुड़े हुए, या फिर आप किसान उत्पादक संगठन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप खुद इससे जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन बनाने में आप अपनी भूमिका निभाएं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर आपको बता दें, 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इंतज़ार रहेगा हमें आपकी कॉल्स का। लेकिन अभी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि किसान उत्पादक संगठन आज का हमारा पहला विषय है, तो उसमें मैं डॉक्टर सिंह से और विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल लगाया है। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ, गर्मी से हम बरसात की ओर जाने वाले हैं, तो ऐसी दशा में हमें नींबू के अपने पौधों को, उनके फलों को इस समय कौन सा सामाजिक कार्य करना चाहिए, अच्छी पैदावार हमें मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर चौधरी ये जानना चाहते हैं कि इस समय किस तरह के कृषि कार्य होने चाहिए नींबू में। जी, अभी जैसे बारिश प्रारंभ होने वाला है, तो जो भी हमने बाग बगीचे लगा रखे हैं, क्योंकि नींबू में हम उत्पादन काफ़ी अच्छा ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो कीट बीमारियों का जो प्रकोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कीट बीमारियों की भी यदि हम बात करें तो जैसे अभी हम वीडियो देख रहे थे तो उसमें था कि लीफ माइनर इसका प्रमुख रोग है, प्रमुख बीमारी है। इसी तरह सिट्रस कैंकर, गमोसिस जो रोग है, डायबैक की समस्या आती है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये क्योंकि बारिश का दौर प्रारंभ होने वाला है, लगातार बारिश होती रहती है, तो उससे जो भी हमारे जो बाग बगीचा है उसमें एक तो खरपतवारों की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो खरपतवारों का सही समय पे हमें उनको निकालना आवश्यक होता है। साथ ही जो भी नींबू वर्गीय फल हैं, यहाँ पर हम नींबू की बात नहीं करें, जो भी नींबू वर्गीय जो फल हैं उसमें पोषण प्रबंधन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि पूरी लागत का लगभग 40 से 50% जो भाग होता है जो कुल लागत का, वो पोषण प्रबंधन पे ही पूरा खर्च होता है। तो यदि हमने इसमें सही ढंग से हम पोषण प्रबंधन करेंगे तो उसमें हमें अच्छी क्वालिटी के फल भी मिलेंगे। साथ ही बारिश के मौसम में समस्या आती है, इसमें फ्रूट क्रैकिंग की, फल फटने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, और जो यदि हमने स्ट्रेस जो तनाव पौधे को दिया है, फिर अचानक से बारिश हो गई तो फल फटने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो हमें जो बोरोन तत्व है, बोरोन तत्व को पौधे को बराबर सप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही जो जिब्रेलिक एसिड आता है, नेफेथिलिन एसिटिक एसिड, उसका भी हमें 40 ppm के हिसाब से हमें छिड़काव करना होता है। साथ ही क्योंकि आप बात कर रहे हैं जैसे मिश्रा जी की, इस समय हम और क्या कार्य कर सकते हैं, तो लीफ माइनर और जो सिट्रस कैंकर की समस्या भी इस समय ज़्यादा नींबू के बगीचों में आती है। तो हमें सिट्रस कैंकर के लिए जो बोर्डोक्स मिश्रण आता है बाजार में, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से मिल जाता है, उसका हमें 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। साथ ही हमें जो भी हमने बगीचा लगा रखा है उसकी सही समय पे देख रेख भी करनी आवश्यक होती है, जिससे जो बीमारियां या जो कीट है वो आगे नहीं फैलें। जी बिल्कुल, एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। अरुण कुमार जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, आप फिर से सवाल अपना दोहराइए। कीड़े लग रहे हैं, शायद ये जानना चाह रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं नींबू में। हेलो, कीड़े लग रहे हैं। अरुण कुमार जी, उसमें नींबू के जो पौधे पे जो कीड़ा पत्तियों पे लगा हुआ है, जड़ों में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? क्या बोले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कीड़ा है वो पत्तियों पे लगा है, टहनियों पे लगा है, या जड़ों में लगा हुआ है? अच्छा, इसमें मैं अरुण कुमार जी, आप गोंद जैसा निकल रहा है? जी जी, अरुण कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नींबू में सबसे बड़ी समस्या आती है गोंद निकलने की, जहाँ से भी जो टहनी अपनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, चाहे तो हमारा जो भी हम औजार उपयोग में ले रहे हैं, या जो भी हम उसमें कोई देख रेख के लिए जो ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें कई बार टहनियाँ टूट जाती है, या कई बार हम जो टहनियाँ होती है उनको, जो अनुवांशिक जो टहनियाँ होती है उनको काट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें यदि हम बोर्डो पेस्ट का यदि हम लेप नहीं करते हैं, यदि हम कॉपर जो ऑक्सीक्लोराइड है उसका हम लेप नहीं करते हैं, तो उसमें गोंद जैसा जो चिपचिपा जो पदार्थ है वो निकलना प्रारंभ हो जाता है।
तो उसके लिए यदि हमने कोई काट छाँट की है तो आप उसके ऊपर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का लेप कर दें। साथ ही जो अपना 2-3 फीट का जो मुख्य तना होता है उस पर भी हमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का लेप अवश्य कर देना चाहिए, जिससे जो गोंद जैसा जो तत्व निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा। और हमें ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारा जो तना होता है, जो पौधे का जो मुख्य तना होता है, उसके आसपास कोई भी लोहे के जो औजार हैं उनसे हम जो मुख्य तने को क्षतिग्रस्त नहीं करें, क्योंकि जो फाइटोप्थोरा जो बीमारी है या जो दूसरे तरह के कीट वगैरह होते हैं वो जो हमारा जो तना क्षतिग्रस्त होता है तो उसके कारण इसमें कई तरह की समस्याएं आ जाती है। दूसरा, हमें यदि पत्तियों के ऊपर कोई तरह का कीट वगैरह लगा हुआ है तो उसमें हमें जो नीम का ऑयल आजकल बाजार में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, तो नीम का जो ऑयल 4 ml 4 मिली जो लीटर है वो प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर दें। और ये जो छिड़काव है वो 15 दिन बाद में आप पुनः दोहरावें, तो जो भी आपकी समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। जी, एक और हमारे साथ कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, सर्वेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर्वेश जी बताइए क्या सवाल है। गाजीपुर से आप उत्तर प्रदेश से? मेरा नाम एफपीओ से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। जी हाँ जी, उसमें हमें जानना है कि मेरे नाम से जमीन है लेकिन मैं सरकारी सेवा में हूँ, तो क्या मैं एफपीओ का सदस्य बन सकता हूँ? आप बिल्कुल बन सकते हैं। आप किसान हैं, आपके नाम ज़मीन है तो आप बिल्कुल सदस्य बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अच्छा सर, तो अब क्योंकि ऐसा सवाल आया ही है तो डॉक्टर सिंह मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एफपीओ कौन कौन से लोग बना सकते हैं और कौन कौन एफपीओ से जोड़ सकते हैं दोनों, और इसकी प्रक्रिया क्या है पूरी? जहाँ तक एफपीओ में जितने जो किसान हैं, सारे किसान जिनके पास ज़मीन है, वो चाहे वो ज़मीन उनकी खुद की है या ज़मीन को वो टेनेंट है, लीज वगैरह पर लिए हैं, ये सारे लोग जोड़ सकते हैं। अब आती है कि कैसे हम इसको बनाएं। तो हम जो भारत सरकार ने अभी नई महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ करी है उसके बारे में ही बात करूंगा कि यदि आपको लगता है कि हमको एफपीओ बनाना है तो आप जो है अपने ज़िले के जो नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हैं उनसे संपर्क कर लें, या बहुत सारी 15-16 जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भारत सरकार ने बनाया है उनसे संपर्क करें और उस ब्लॉक में बताएं कि किस ब्लॉक में आपको एफपीओ बनाना है। तो वो ये होते ही फिर यह आपका ब्लॉक वहाँ चयनित किया जाएगा कि यह ब्लॉक जो है इस क्लस्टर के लिए, इस उत्पाद के लिए, इस उपज के लिए चयनित कर लिया गया है। और जिला स्तर पे एक कमेटी है, वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो जा कर के उसको अप्रूव करा लेगी। उसके पास फिर इसी योजना के अंतर्गत ही एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि और सारे किसानों को जो बराबर के हित रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट ऐसा ही है जैसा आपका है कि उसी फसल में वो खेती करना चाहते हैं, उसी फसल में आगे बिजनेस करना चाहते हैं, वो जो आवश्यक संख्या है पहले छोटे छोटे ग्रुप में 15-20 के तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से वो 300 की संख्या ले जाएंगे और फिर इसको जो है चाहे कंपनी के कानून में चाहे सहकारिता के कानून में जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें रजिस्टर कराएंगे और सारा बिजनेस का कार्यक्रम सारा कुछ जो है उस सीबीबीओ को ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जी बिल्कुल, तो सीबीबीओ क्या है, कैसे बिजनेस को ये आगे बढ़ाएंगे, कैसे किसानों की मदद करेंगे, और एक तरीके से कि योजना और किसानों के बीच में एक ये लिंकिंग पिन है, एक तरीके से लिंक कह सकते हैं, एक कड़ी है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और बात करते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ फोन लाइन पर विपिन जी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम, डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार जी विपिन जी, बताइए क्या सवाल है? आपने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, सागर से। आपकी विपिन जी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हमसे ठीक से हम तक, फिर से अपना सवाल बताइए। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है जी। आप, मुझे लगता है आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है विपिन जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हम तक ठीक से। एक बार फिर से आप थोड़ी हेलो, फिर से सवाल बताइए अपना। मेरे ख्याल से नींबू के बारे में जानना चाह रहे थे। हाँ। लेकिन सवाल क्या था ये नहीं समझ आया। तो कोई बात नहीं विपिन जी, अगर आप टेलीविज़न से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सभी सवालों को शामिल करेंगे नींबू से जुड़े हुए जो भी हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो 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 जी, नमस्कार। बताइए कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है मैडम कि हमारे एक नींबू का पौधा लगा हुआ है 23 से, तो वो नींबू का पौधा हमें ग्रोथ नहीं कर रहा है, बढ़वार नहीं आ रही उसमें। हाँ, उसमें फल नहीं लग रहा है मैडम, वो 5 से 5.5 फुट का हो गया। ठीक है डॉक्टर चौधरी, कैलाश जी कितने साल का हो गया पौधा? ये कम से कम 2.5 से 3 साल का हो गया। अच्छा, हाँ कैलाश जी, जो नींबू में लगभग 3 साल बाद में फूल बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और क्योंकि नींबू में हम अधिकतर जो व्यावसायिक जो प्रवर्धन की विधि है वो भी बीजू पौधे आते हैं इसमें अधिकतर। और जो आपने भी जो पौधा लगा रखा होगा वो शायद, क्योंकि 90% जो पौधे होते हैं वो बीजू ही होते हैं, तो बीजू पौधे में लगभग 3 साल बाद में पुष्पन प्रारंभ होता है, लगभग 4 साल बाद में फलत में प्रारंभ होता है। तो अभी ज़्यादा उसमें आपको पोषण प्रबंधन की जो देख रेख की ज़्यादा आवश्यकता है। आप उसकी अच्छी तरह से एक बार निराई गुड़ाई कर देवें, और अभी क्योंकि बारिश का मौसम प्रारंभ होने वाला है, तो आप जैसे बता रहे हैं 2.5 से 3 साल का पौधा हो गया, तो उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद लगभग 20 किलोग्राम, इसके अलावा लगभग आप 100 ग्राम उसमें यूरिया खाद, और जो SSP आती है अपनी वो लगभग 60-70 ग्राम आप अवश्य देवें। इसके अलावा जो भी नींबू के फल, क्योंकि पौधों की बढ़वार, कई बार पौधों में पीलापन आ जाता है या कई तरह की और समस्याएं आ जाती है, तो जो नींबू है, नींबू में सूक्ष्म पोषक तत्वों की महत्ता काफ़ी अधिक होती है दूसरे फलदार पौधों की तुलना में। तो इसमें हम बात करते हैं मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और अपना जिंक सल्फेट। तो ये जो तीनों पोषक तत्व हैं, इन तीनों पोषक तत्वों को भी हमें चाहे ज़मीन में हो चाहे इनका स्प्रे करना हो वो ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें 0.5% जिंक सल्फेट, 0.5% मैग्नीज सल्फेट और 0.5% मैग्नीशियम सल्फेट, इसका छिड़काव करने के लिए हमें 100 किलोग्राम पानी में आधा किलो ये मात्रा लेनी है। उसके बाद में आप छिड़काव कर देंगे। और जो भी, क्योंकि नींबू में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें जैसे अपना अनार और अमरूद की तरह ही साल में 3 बार पुष्पन होता है, तो जिसको हम बहार बोलते हैं, और बहार नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार किसानों भाइयों की समस्या आती है कि हमारा पौधा तो काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन उसमें पुष्पन नहीं हो रहा, तो क्योंकि उन पौधों की तरह ही हमें इसमें तनाव देना जरूरी होता है। तनाव का मतलब स्ट्रेस, हमें पानी को रोकना जरूरी होता है। तो जो भी हमें बहार लेनी होती है, बहार लेने से 20 से 25 दिन पहले हमें पानी को बिल्कुल रोक देना है, और पानी को रोकने के साथ ही पौधे के चारों ओर से हमें अच्छी निराई गुड़ाई कर देनी है। तो जो थोड़ा सा पौधे को विश्राम मिलेगा, उसको तनाव मिलेगा, और उसके बाद में आप उसके जो भी अपनी सिफारिश की गई जो मात्रा है उर्वरक और जो खाद की, वो डाल के फिर उसमें अच्छी तरह पानी पिला देंगे, तो उसमें पुष्पन भी होगा और उसमें फ्रूटिंग भी काफी अच्छी होगी। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। हेलो जी, सवाल बताइए। जी सर, आप समझ पा रहे हैं इनका सवाल? नरेश्वर जी, आप एक बार अपना जो प्रश्न है वो वापस दोहराएं। जी,
पौधे कितने नींबू के पौधे कितने लगा सकते बीज, हैं? अब पौधे दर की बात कर रहे हैं ना, कितने? हेलो, हाँ जी। कितने पौधे, मतलब किस हिसाब से जानना चाहते हैं आप? हमें ज्यादा मिलते जी जी नैनेश्वर जी, जैसे हम जो हमारी जो सिफारिश है वो तो क्योंकि जनरली हम सामान्यतः 6 बाई 6 मीटर पे लगाते हैं, तो 1 हेक्टेयर में उस हिसाब से लगभग 277 पौधे लग जाते हैं। इसी तरह यदि हमें 5 बाई 5 पे लगाना है तो प्रति हेक्टेयर लगभग 400 पौधे लग जाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि सघन बागवानी का जैसे हम बात करें तो सघन बागवानी में भी अपना जो केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ की एक सिफारिश है कि आप 6 × 2.5 मीटर पे भी आप यानी कतार से कतार की दूरी 6 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 मीटर रखें। तो उस हिसाब से लगभग 555 पौधे प्रति हेक्टेयर तक लग जाते हैं। लेकिन यदि हम सघन बागवानी करते हैं, क्योंकि जो पौधे का जो घेराव होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, 2 पौधे हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, कीट बीमारियों का आक्रमण ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमें देख रेख की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आप मैक्सिमम लगभग 550-600 पौधे आप लगा सकते हैं। लेकिन उसमें हमें, क्योंकि सघन बागवानी किसान भाई काफ़ी कर भी लेते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी होता है कि हम उस पौधे की सही समय पे हम उसकी काट छांट करें, सही समय पे देख रेख करें। अन्यथा जो हमारा जो, क्योंकि सघन बागवानी का कंसेप्ट है वो यही है कि यदि हमने उसकी सही ढंग से देख रेख नहीं की तो वो बाद की सालों में, आने वाले सालों में वो जंगल सा बन जाता है और जो किसान को जो उत्पादन उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो यदि आप बगीचा अभी लगाना चाहते हैं तो काफ़ी आपके महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छी किस्में हैं, जैसे जिसमें विक्रम, परमिलिनी, साई सरबती, फूले सरबती, PKM1 जिसको हम जय देवी भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारी जो नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान जो नागपुर में है, वहाँ से NRC सिट्रस 7 है, NRC सिट्रस 8 है। इसी तरह जो अपनी IRI से भी जो 2 किस्में हैं, पूसा उदित और पूसा अभिनव, ये सभी अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। आप इनका रोपण कर सकते हैं। अभी क्योंकि बारिश प्रारंभ होने वाली है तो अभी आप पौधे हैं वो अच्छी, जो भी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि किसान भाई को अच्छा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो नहीं मिलता है, और उससे होता है क्या कि इसमें कई तरह की वायरस जनित जो समस्याएं हैं या सोइल बोर्न जो समस्या आ जाती है वो पौधों के साथ में चली जाती है, और जब किसान भाई उनको अपने खेत में लगा देता है तो उसमें कई तरह की समस्याएं प्रारंभ हो जाती है। तो जब भी हम पौधा खरीदें तो ये देखें कि पौधे की जो हाइट है वो लगभग 2.5 फीट की हो, उसमें किसी भी तरह का कोई कीट एवं बीमारी का कोई उसमें जो सिम्टम्स हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो अपना पौधा है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। आप वो पौधा खरीद के आप लगा सकते हैं। जी अच्छा, जैसे कि आप बता ही रहे हैं अभी कि बीज मतलब पौध दर क्या होनी चाहिए, सघन बुआई जब आप करते हैं तो उस वक्त किस तरह की स्थिति रहती है, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे साथ ही साथ ये बता दें कि पोषण प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। जी, जैसे हम बात करें कि क्योंकि जो भी नींबू वर्गीय फल है उसमें पोषण प्रबंधन काफ़ी महत्व रखता है, और कई बार ये ऐसा होता है कि किसान भाइयों के साथ में कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें ये कीट बीमारी। माफ कीजिएगा, कॉलर है, पहले बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, अनिल जी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बालाघाट से। अनिल जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी अनिल जी अपना सवाल बताएं। जी अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं। बिल्कुल, सवाल बताइए। मेरा ये सवाल था कि मुझे बालाघाट में नाम नींबू की वैरायटी कहाँ से मिल पाएगी, खेती कैसे होगा? जी अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये जो किस्में हैं, साई सरबती काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो हम नवीनतम जब किस्मों की बात करते हैं तो NRC जो एसिड लाइम 7 और NRC एसिड लाइम 8, इसके अलावा पूसा अभिनव और पूसा उदित जो किस्म है ये नवीनतम किस्में हैं। और जो भी आप जैसे बालाघाट से आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले हैं, तो जो भी अपना कृषि विश्वविद्यालय है या जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी आपको पौधे आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपके विश्वसनीय जो भी नर्सरी है वहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। बस पौधे खरीदते समय हमें यही ध्यान रखना है कि वो कीट एवं बीमारी से मुक्त हो। यदि हमें अधिक संख्या में हमें पौधे चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रवर्धन की एक खास बात यह है नींबू में, जो दूसरे फलदार पौधों में नहीं है, इसमें बहुपुष्पता होती है लगभग 40 से लेकर 60%। यानी हमें
कहीं भी अच्छी जो किसी ने मदर ऑर्चार्ड लगा रखा है, मातृ वृक्ष का बगीचा लगा रखा है, वहाँ से हमें अच्छे पीले रंग के फल एकत्रित करने हैं और हम घर पे ही इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दूसरी बडिंग या ग्राफ्टिंग कोई ज़्यादा तकनीक नहीं है जो हमें ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। तो जो भी मातृ वृक्ष बगीचे से यदि हमने बीज एकत्रित करके हमने लगा दिए, वो अगले साल लगाने लायक पौधे हो जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। अथवा जो भी आप नर्सरी है, सरकारी नर्सरी है, वहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। जी, एक और कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मनफूल जी हमारे साथ हैं। अब जी मनफूल जी बताइए, क्या सवाल है? नींबू का बगीचा लगा रखा है जी, तो उसमें 5 रोज पहले बारिश गिरी थी। तो पूरे जो नींबू के पेड़ थे वो पूरे एकदम पत्ते पूरे पीले होकर नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चौधरी, क्या ये बारिश की वजह से है या कोई इन्फेक्शन आ गया है, क्या लगता है? जी मनफूल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि इसमें जो बीमारी और कई बार जो पोषण प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता, तो उन दोनों के कारण ही इसमें जो पत्तियां हैं वो पीलापन आना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम सिट्रस ग्रेनिंग। बारिश से जोड़कर देख रहे हैं, बारिश से इसका कोई संबंध नहीं है? नहीं, अभी तो क्योंकि बारिश का इतना कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा जिसके कारण पीलापन हो जाए। क्योंकि यदि ये जैसे बता रहे हैं तो एक बार आप इसमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर देंगे। साथ ही जैसे आप बता रहे हैं कि बगीचा आपका लगभग 3-4 साल के आसपास का हो गया, तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद, लगभग आधा किलोग्राम यूरिया, 200 से 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 0.5% जो अपना कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, उनका आप छिड़काव कर देंगे, तो जो आपका जो पीलापन है खेत का जो अपने पौधों का, वो खत्म हो जाएगा। और एक बार आप अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र जो आप झुंझुनू से बता रहे हैं, तो आबूसर में अपना कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिकों से भी आप संपर्क कर लेंगे, क्योंकि सही जो भी हमें जो पौधों का पीलापन का जो मालूम हो पाएगा, वो आप जो भी विशेषज्ञ हैं उनको एक बार दिखा देंगे, तो वो आपको सही से आपको सलाह देंगे। ठीक है डॉक्टर सिंह, जैसे कि हम एफपीओ पर भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा एक सवाल था आपकी, किस तरीके से इसका ये प्रारूप कैसा रहता है इसका? इसका प्रारूप के रूप में 300 किसानों को ब्लॉक स्तर पर इकट्ठा करना होता है, क्योंकि भारत सरकार की योजना में देश के 7000 से अधिक ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन किया जाना है। लेकिन कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर ऐसे संख्या किसानों की नहीं मिल पाती, जैसे मान लीजिए हनी बी पर किसी को बनाना है, तो उस पर कई ब्लॉकों से भी किसान मिल करके इकट्ठा होकर के या 2-3 जिलों से भी आकर के इकट्ठा होकर के वो संगठित हो सकते हैं और संगठित होकर के इस एफपीओ का गठन कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे वित्तीय लाभ भी दिए जाने हैं, क्योंकि भारत सरकार इस योजना में 18 लाख रुपया पर एफपीओ प्रबंधन कास्ट के रूप में एफपीओ को देती है। अच्छा। और इसी में वो 15 लाख रुपए तक 2000 रुपये पर फार्मर पर शेयर होल्डर के हिसाब से अगर 750 किसान बन जाते हैं तो इस तरीके से 15 लाख तक का अनुदान भी दिया जाता है, जिसे इक्विटी ग्रांट कहते हैं, क्योंकि इतना ही अमाउंट जो है किसान को स्वयं भी रखना होता है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान को इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें पहले से ही एक एजेंसी भारत सरकार ने प्रोफेशनल एजेंसी प्रस्तावित की है, प्राविधानित की है। वो जो है सारा कार्य वहाँ से लेकर के खेत के चयन से लेकर के उनके उपज के उत्पाद के चयन से लेकर के कैसे उसका कल्टीवेशन किया जाना है, कैसे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अप्लाई किया जाना है और कैसे इसकी हार्वेस्टिंग होगी, कैसे प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन कैसे होगा, अगर एक्सपोर्ट से जोड़ना है तो एक्सपोर्ट से जोड़ना है, सारा कुछ उनको करना है। और इस प्रकार से किसान को उद्देश्य है कि अच्छा से अच्छा मूल्य मिल सके। जी बिल्कुल, तो यही उद्देश्य है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके अपने उत्पाद का। और जैसा कि हमें डॉक्टर सिंह भी बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहता है कि हमारे किसानों का जो ये संगठन है, जो एफपीओ बनता है, ये ठीक से काम करे और वित्तीय सहायता भी सरकार की तरफ से दी जाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और हम बात कर रहे हैं आज एफपीओ पर, और साथ ही नींबू की कैसे देखरेख करें। इससे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ से नंबर नोट करें और हमें फ़ोन लगाएं। डॉक्टर सिंह, जैसा कि आप बता रहे थे कि सीडीबीओ होते हैं जिनके माध्यम जिनका सारा काम होता है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? हैंड होल्डिंग कैसे होती है किसानों की? इसमें जो है 5 प्रकार के ये जो फर्म होती है या कंपनी होती है जिसे हम सीबीबीओ के रूप में नाम रखते हैं, इसमें 5 प्रकार के, चाहे वो एग्रोनॉमी से हों, मार्केटिंग से हों, लॉ से हों और MIS सिस्टम से हों, ये एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका जो है एक गाइडलाइन बनी हुई है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनी हुई है। जो इसका पालन करते हैं वो अप्लाई करते हैं, और SFAC जो संगठन है वो वहाँ पर इनका इम्पैनलमेंट हो जाता है। तो जब इनका इम्पैनलमेंट हो जाता है तो जो देश में 14-15 एजेंसीज हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जैसे SFAC है, नाबार्ड है, NCDC है और बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो उसी में से चयन करके फिर आवंटित कर देती हैं कि इन FPOs की आप हैंड होल्डिंग करिए। तो फिर ये शुरू हो जाते हैं। इनका जो है वहाँ की स्टडी करना, बेसलाइन स्टडी करना कि वहाँ पर कौन सी फसल होती है, कैसे क्या उसका उत्पादन है, क्या क्या किया जा सकता है, सारा वो स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसको किसान को FPO को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पंजीकृत कराते हैं और उनकी मीटिंग वगैरह कराते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि किसान चूँकि एक संगठन होता है, एक डेमोक्रेटिक संस्था बन जाती है, उनका इलेक्शन कराना, उनके प्रेसिडेंट वगैरह जितने नॉमिनी हैं, फिर उनके माध्यम से CEO वगैरह रखना और बिजनेस प्लान देना, और बहुत सारी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी किसानों को FPO को दिलवाना होता है। तो ये सारी व्यवस्था, पूरी इंटायर एग्री वैल्यू चेन की सारी व्यवस्था, वो बुआई से लेकर प्लांटिंग से लेकर के उसको मार्केट देना, एक्सपोर्ट करना, सारी व्यवस्था की सारी सब कुछ करने की जिम्मेदारी इन्हीं CBBO की है, जिसके लिए भारत सरकार इनको खुद भी 25 लाख रुपए पे करती है प्रति FPO के हिसाब से। ठीक है डॉक्टर चौधरी, अब जो हम नींबू पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी संदीप जी, बताइए क्या सवाल है? जी हम FPO के बारे में थोड़ी जानना चाह रहे थे। क्या जानना चाहते हैं? कि हम एक FPO बनाना चाह रहे थे, तो उसके बारे में कहीं से जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई हेल्पलाइन नंबर होगा या कुछ भी?
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक तो अच्छी बात ये है कि आप इतने जागरूक हैं और जानना चाहते हैं कि एफपीओ कैसे बनाए, कैसे इससे जुड़े, आप आगे की सोच रहे हैं। ये जानकर खुशी होती है कि हमारे किसान जो हम लगातार कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं उसका प्रभाव भी उन पर हो रहा है। डॉक्टर सिंह क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने ज़िले में ही जिला विकास प्रबंधक होंगे नाबार्ड से, आप उनसे संपर्क स्थापित कर लें। हो सकता है कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहां पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नहीं हैं, उन ज़िलों में कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर लें, तो वो आपको बता देंगे कैसे बनेगा, क्या बनेगा। और यही नहीं, वो कोशिश करेंगे कि आपके ब्लॉक को, जिस ब्लॉक में है उसको, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको चेयर करते हैं, वहाँ पर ले जा करके आपके उस प्रपोजल को, वहाँ पर एफपीओ बनाने के प्रस्ताव को वो अप्रूव करा लेंगे। और उसके बाद फिर जैसा अभी मैंने बताया कि सीबीबीओ उसमें अपने आप आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो आपको सर्वप्रथम जो है वहाँ डीडीएम से, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड से संपर्क स्थापित करना है। अगर वो पोस्ट वहाँ पर पदस्थ नहीं है तो उस स्थिति में आपको उद्यानिकी या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करना है, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। जी डॉक्टर चौधरी, आप बात कर रहे हैं नींबू की, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं जो नींबू का बाग लगाना चाहते हैं, क्योंकि नींबू की बाग के लिए भी ये उचित समय बताया जा रहा है। जी क्योंकि भी जून का महीना चल रहा है, जो भी हमारे किसान भाई नींबू के बाग बगीचे लगाना चाहते हैं उन्होंने गड्ढे वगैरह की तैयारी कर ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो क्योंकि नींबू के लिए यदि गड्ढे की तैयारी नहीं की है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मध्यम एक ऊंचाई वाला पौधा है, तो इसके लगभग 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और 2 फीट ऊंचा हमें गड्ढा की आवश्यकता होती है। गड्ढे खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी हमें अलग कर देनी है, जो नीचे की जो आधी मिट्टी है उसको फैला देनी है। ऊपर की आधी मिट्टी में हमें लगभग 20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद के साथ लगभग आधा किलोग्राम नीम की खली आप डाल के उसको फिर अच्छी तरह से भर दे में। कई बार किसान भाई ऐसा करते हैं कि अक्सर ऐसा करते हैं कि जो गड्ढे को काफ़ी गहरा खोद के ही उसी में ही पौध रोपण कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जैसे ही पानी का भराव होगा अपना पौधा, क्योंकि इसमें फफूंद जनित बीमारियाँ काफ़ी लगती है तो उसके कारण नष्ट हो जाता है। तो पहले तो हमें ये सावधानी रखनी है। दूसरी हम बात कर रहे हैं इनकी किस्मों की, तो इसकी काफ़ी अच्छी उन्नतशील प्रजातियां विकसित की हुई है जिनको हम लगा के काफ़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। पहली बात तो आती है कि नींबू में सिट्रस कैंकर की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, तो कुछ किस्में ऐसी है जैसे अपनी IIHR जो बेंगलुरु है वहाँ से एक किस्म विकसित की हुई है रसराज। तो रसराज में क्या सिट्रस कैंकर की जो समस्या है वो काफ़ी कम होती है। और दूसरी जो किस्म है एक बालाजी, तो बालाजी किस्म में भी सिट्रस कैंकर की समस्या नहीं आती है। दूसरी जैसे हम बात कर रहे थे जो अपना केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान है। जी, मैं आपको माफ कीजिएगा रोकना चाहूँगी, एक और कॉलर है, इनका भी साथ में सवाल लेते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। हेलो हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सुरेश चंद्र। मेरे यहाँ नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें जो फल आता है वो फट जाता है, इससे फट जाता है। हाँ, और सूख भी जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये कि नींबू का फल फट क्यों जाता है और सूख जाता है। जी चौधरी साहब, पहले आप जो बातें बता रहे थे मैं चाहूँगी उसे आप पूरा कर लें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक को भी सुन रहे होंगे, जानना चाहते होंगे इसके बारे में भी। जी, तो हम पहले तो जो नींबू की किस्म की बात कर रहे थे, तो जैसे हमने रसराज की बात की, बालाजी की बात की, इसके अलावा जो अपना केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान जो अपना नागपुर में है वहाँ से 2 अच्छी किस्में विकसित हुई है, NRC एसिड लाइम 7 और NRC एसिड लाइम 8। NRC जो एसिड लाइम 7 है उसमें फल एक लगता है, फल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा आती है, और 8 में फल गुच्छों में लगते हैं। इसके अलावा साई सरबती में जो बीज है उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, रस की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी फूले सरबती भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये जो किस्में हैं इन किस्म का हम चयन कर सकते हैं और इनको से हम काफ़ी अच्छी उपज ले सकते हैं। दूसरा जो हमारे जो किसान भाई पूछ रहे थे कि उन्होंने नींबू फट जाता है, नींबू फट जाते हैं, पहली तो उनमें नींबू फटने की समस्या आती है। दूसरा जो पौधा, क्योंकि फल कभी नींबू में नहीं सूखते हैं, जो पौधा है वो सूखने की समस्या आती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जैसे बारिश वाला मौसम प्रारंभ होने वाला है और इसी में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है फल फटने की। तो ये होता है कि क्या है कि वायुमंडल में जैसे ही आर्द्रता ज़्यादा होती है और दूसरा हम पानी
का जो अंतराल होता है वो भी काफ़ी असमान सा कर देते हैं। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हम जो पानी लगा रहे हैं वो एक साथ नहीं लगा के जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा ही लगावें और तने से थोड़ा सा दूर लगावें, तो जो भी अपनी बीमारी वगैरह है पौधे में नहीं आएगी। दूसरा जो बोरोन तत्व आता है, बोरोन का आप छिड़काव कर देवें। इसके अलावा एक जिब्रेलिक एसिड अथवा जो नेफेथिलिन एसिटिक एसिड आता है वो 40 ppm यानी 40 मिलीग्राम जो मात्रा है उसका हमें छिड़काव करना है। तो यदि हम उसका छिड़काव कर देंगे तो उससे जो फल फटने वाली जो समस्या है वो फल फटने वाली समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि जो पौधे सूखने की समस्या, ये अधिकतर जो भी बाग बगीचे हमारे नींबू के फलों में लगा रखे हैं उनमें समस्या आती है कि जो पौधे हैं वो ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसको हम डाईबैक की समस्या बोलते हैं। ये समस्या तब ज़्यादा आती है जब हम बगीचे की सही ढंग से देख रेख नहीं करते हैं, चाहे हमने घर में एक पौधा ही लगा रखा है, क्योंकि हम जो इसकी खेती है वो हम गृह वाटिका से लेकर व्यवसायिक स्तर तक नींबू की खेती करते हैं। क्योंकि जैसे हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि नींबू एक ऐसा फल है जो हम हर छोटी से छोटी जो भी हम सब्जी बनाते हैं या जो भी खाद्यान्न जो चीज़ें होती है उसमें नींबू का प्रयोग अवश्य होता है। तो जो सूखने वाली समस्या आती है डाईबैक की, तो हमें जो सूखी हुई जो टहनियाँ है उसको काट देनी है। और जो हम औजार प्रयुक्त कर रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि हम एक पौधे से दूसरे पौधे में वही औजार लेके जा रहे हों। तो उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जो रसायन आता है उसका 1.5% के हिसाब से हमें जो अपना औजार होता है उसको भी एक बार उपचारित कर लेना आवश्यक होता है। क्योंकि ये जो बीमारियां होती है या जो कीट होता है वो बारिश के मौसम में हवा के द्वारा या जो दूसरी जो सामग्री होती है उसके द्वारा फैलते हैं। तो वो करने के बाद में हमें जो भी सूखी टहनी है उस पर बोर्डो पेस्ट का लेप कर देना है। और साथ ही हमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है उसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें छिड़काव करना है। साथ ही हमें जब जमीन में भी हमें उसमें जी डॉक्टर सिंह, एफपीओ पर भी बात कर लेते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि कैसे पूरी एक होल्डिंग रहती है, हैंड होल्डिंग रहती है जो एफपीओ बनता है। इससे किस किस तरह की योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है? कई दर्शक हमारे ऐसे भी हैं जो जिन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम एफपीओ से जुड़ जाएं तो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड ना बनवा पाएँ या फिर और जो सुविधाएँ मिल रही हैं कहीं उसमें तो कैंची नहीं चल जाएगी। अच्छा प्रश्न किया आपने। किसान भाइयों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो आपको व्यक्तिगत किसान के तौर पर लाभ मिलते रहे हैं वो मिलते रहेंगे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यह एक अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था है कि आपको सारे लोगों को जोड़ करके योजना में जोड़ करके आगे ले जाएं। मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा कि इस योजना में विशेष चीज़ों का प्रबंध किया गया है। जैसे आपको कोलेटरल के बिना, आपको कुछ चीज़ रखे बिना आपको लोन नहीं मिलता था। तो इस चीज़ को समस्या के लिए इसमें क्रेडिट गारंटी फंड का व्यवस्था किया गया है। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो आपको बैंक जो है आसानी से लोन दे देगा और जो कोलेटरल वगैरह जो आपको रखना होता था, गिरवी वगैरह जो भी, उसके लिए सरकार ही पैसा बैंक को दे देगी। आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक विशेष व्यवस्था की गई है। और आपको क्या होता था, एक प्रॉब्लम होती थी कि आप पैदा तो कर लेते थे लेकिन बेचने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी, आपको बाजार नहीं मिलते थे, उचित मूल्य नहीं मिलता था। इसलिए इसके लिए भी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण अवयव ही है, अंग ही है कि इसमें विपणन की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी ली गई है। जो आपको CBBO हम बार बार बता रहे हैं, वो जो बड़े कारपोरेट्स हैं या वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं या एक्सपोर्ट मार्केट है, उनसे ये मार्केट लिंकेज आपके एफपीओ को खुद ही कराएंगे। आपका उपज जो है ये बिकवाएंगे। और अन्य योजनाएं जो हैं आपको अकेले लेने में दिक्कत होती थी, आपको पता ही नहीं चलता था कि कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार चला रही है, कौन कौन सी केंद्र सरकार चला रही है। तो जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएगी, क्योंकि CBBO की जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं के आपको जानकारी कराए और उनसे लाभान्वित भी कराए, केवल जानकारी ही ना कराए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है, तो हमारी कोशिश होगी कि कुछ और कॉलर्स के हम सवाल लें इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के
पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। बोल रहा हूँ मैडम, बोलो ना। हाँ जी जी बताइए, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे जी। मुरलीधर जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा नींबू का फल आता है, बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद वो क्रैक हो जाता है। नींबू क्रैक हो जाता है, चिटक जाता है वो? ठीक है, यही सवाल पहले भी आया था डॉक्टर चौधरी, ये नासिक से हैं ये। जी मुरलीधर जी, जैसे हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि एक तो जो पानी का जो अंतराल है वो हमें सही रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने भर के उसमें पानी लगा दिया, फिर आपने जो अंतराल है वो लगभग 1-2 महीने बाद में लगा रहे हैं, तो आप पानी का अंतराल थोड़े थोड़े समय पे करें। जो भी उसमें उचित, यानी कहने का मतलब है उसमें उचित नमी बनाए रखें। दूसरा, जो फल फटने की समस्या, हम यदि पलवार कर देंगे, चाहे हम उसमें कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पलवार बिछाएं, तो यदि हम पलवार का प्रयोग करेंगे तो उससे भी फल फटने की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। तीसरा सबसे जो उपाय है, प्रभावी उपाय है, जिब्रेलिक एसिड बाजार में मिलता है, आसानी से मिल जाता है, उसका हमें 40 ppm की दर से हमें छिड़काव करना है, तो जो आपकी फल फटने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर है लुधियाना से हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका भी सवाल ले लें। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। मैडम जी, जैसे आपने हेलो जी मैडम जी, जैसे मैंने अपने घर के बाहर ना 3-4 नींबू के पौधे लगा रखे हैं, तो जी वो नींबू होते हैं जी, लेकिन जी हरे रह जाते, पीले नहीं होते हैं जी। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि नींबू हरे क्यों रह जाते हैं? हाँ, अमरनाथ जी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है और आम काफ़ी पीले होते हैं, तो जो भी अपने फल हैं उन फलों को हमने 2 भागों में बांट रखा है, एक क्लाइमेटिक और दूसरे नॉन क्लाइमेटिक टाइप के फल। तो जो क्लाइमेटिक टाइप के जो फल होते हैं, जैसे आम, अपना केला हुआ, तो उनको हम पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं और उसमें क्या होता है कि जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो नींबू के जो भी फल हैं, चाहे हम नींबू, मौसम्बी, किन्नू की हम बात करते हैं, तो इन फलों को यदि हमने पूर्ण परिपक्व नहीं होने दिया, यदि हमने हरा ही तोड़ लिया, तो वो फिर बाद में वो पीले नहीं हो पाते हैं। तो उसपन से लेकर फल बनने तक लगभग 150 से लेकर 170 दिन लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी हमने किस्म लगा रखी है। तो आप पौधे के ऊपर ही आप उसको पीले होने दें, वो आराम से पीले हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हम दूसरे जो फल हैं उनकी तरह हम इसको तोड़ के पका नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉन क्लाइमेटिक टाइप तो का मतलब आपके कहने का मतलब कि तुड़ाई सही समय पर नहीं होती है। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर सिंह, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो अंत में क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एफपीओ के बारे में? मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि एफपीओ बनाना ही एक उद्देश्य नहीं है,
एफपीओ में सदस्य के रूप में शामिल होना भी एक चीज़ है। वहाँ पर आपके ब्लॉक में आप पता करें कि बहुत सारे एफपीओ बन रहे होंगे, क्योंकि हर ब्लॉक में एक एफपीओ बन रहा है, तो उसमें शामिल हो, क्योंकि एफपीओ 300 तो मिनिमम है, न्यूनतम संख्या है, लेकिन ये 700, 800, 1000, 2000, 3000 जितने भी अधिकतम किसान हो सकते हैं, उतना जोड़ने से इसका जो है व्यवसायिक ढांचा अच्छा होता है, ये ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो वहाँ पर एफपीओ उनके ब्लॉक में बन रहे हों, वहाँ पर वो एक सदस्य के रूप में जुड़ करके इसका और अन्य योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, आप स्टूडियो में आए और एफपीओ हो या फिर नींबू की देखरेख की बात हो, दोनों पर इतने विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन क्या है हमारे अगले अंक का यानी कल का विषय, आइए डालते नजर। कल का हमारा विषय है मुर्गी पालन और साथ ही बात करेंगे देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन की। दोनों विषय से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कई विकल्प हैं आपके पास। तो ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाए, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर या वॉल पर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और हमारा नोट कर ले, हेलो किसान टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर नंबर है ये 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि हेलो किसान अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब चैनल पर देखें हेलो किसान के सभी एपिसोड। फिलहाल लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपके साथ राधिका चौधरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को ले जाने का काम किया। हर बीमारी की जड़ जो होती है वो पेट में होती है, तो मुझे लगता है कि हमें शुद्ध आहार खाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। किसानों की योग्यता बढ़ाने के लिए उनको पास जो नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मंत्री होगा जो ये चीज भी करता हो। और राज्य मंत्री जी ऐसे ही लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी और ज्यादा लोग सीखेंगे। मोदी टीम में अगर ऐसे मंत्री हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है हमारे देश को। फिट किसान तो हिट किसान। इस योगा दिवस पर डीडी किसान की खास पेशकश 21 जून सुबह 8 बजे। तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा।
देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर।